गाइज एक बार इमेजिन करो कि तुम मेरे अपने सगे छोटे भाई हो एंड तुमने अभी जस्ट अपना क्लास 10th खत्म किया और अभी तुम अपना जेई का प्रिपरेशन बस शुरू करने वाले हो। अब बड़ा भाई होने के नाते मैं डेफिनेटली तुमको कुछ टिप्स और गाइडेंस जरूर दूंगा बीइंग एन आईआईटीएन, क्योंकि मैं डेफिनेटली यही चाहूंगा कि मेरा छोटा भाई भी आईआईटीएन ही बने, राइट। और इसी थॉट को लेकर मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर मेरा छोटा भाई या बहन जेई का प्रिपरेशन शुरू कर रहा होता तो ऐसी वो 5 कौन सी बातें होती जो कि मैं उनको डेफिनेटली बताता, जिससे कि उनका प्रिपरेशन बहुत ही अमेजिंग हो जाता। वो गलतियां जो कि मैंने करी, जो कि मैं नहीं चाहता कि वो करे, वो सही चीजें जो कि मैंने करी, जो कि अगर वो कर ले तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर तुमने अपने प्रिपरेशन का स्टार्ट ही बहुत अमेजिंग कर लिया ना, ट्रस्ट में तुमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो कि स्टार्टिंग के 6-7 महीने में बस स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं ये समझने में कि आखिर पढ़ना कैसे है भाई। क्योंकि कोचिंग वाले पढ़ा तो देते हैं कि क्या पढ़ना है, बट पढ़ना कैसे है ये कोई बताता ही नहीं है। तो अगर तुमको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, बैकलॉग्स नहीं चाहिए जिंदगी में, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ध्यान से सुनना और एक एक पॉइंट को अपनी जिंदगी में अमल करना। अगर तुम इस चैनल पर नए हो, क्योंकि तुमने अभी जस्ट प्रिपरेशन शुरू किया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बहुत सारे वीडियोस है जेई प्रिपरेशन को लेकर आने वाले 2 सालों में, 1 सालों में तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, सेलेक्ट योर कोचिंग वाइजली। ऑफ कोर्स तुम में से बहुत सारे बच्चे किसी एक जेई कोचिंग में एनरोल करने का सोच रहे होंगे एंड ट्रस्ट मी, तुम कौन सा कोचिंग चूज करते हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है तुम्हारे रिजल्ट का। तुमको तुम्हारे सिटी में रहकर पढ़ना चाहिए या फिर कोटा जाना चाहिए। अगर तुम कोटा जाते हो तो वहां पे किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, फिर ऑनलाइन ही पढ़ लेना चाहिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो कि सोच समझ के लेने होते हैं, ना कि ऐसे ही। तो किसी भी रैंडम एग्जाम को देखकर अगर तुमको वहां पे स्कॉलरशिप मिल रहा है तो ये मत सोचना कि अरे यार यहाँ तो मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा है, कम पैसे लगेंगे, इस कोचिंग में चला जाता हूँ। नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो स्कॉलरशिप देके तुमको लालच देना चाहता है कि तुम उनके कोचिंग में जाओ, क्योंकि उनको लगता है कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। बट किसी ऐसे कोचिंग में जाके जहाँ पे तुम टॉपर हो, जहाँ पे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, जहाँ के टीचर्स बहुत ही घटिया है, तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा तुम किसी ऐसे कोचिंग में जाओ जहाँ की शायद तुमको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, शायद तुमको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, बट वो कोचिंग बहुत अच्छा है। तुमको पता है कि शायद तुम वहाँ जाके टॉपर नहीं हो गए क्योंकि तुमने उनका स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट बाकी बच्चे बहुत स्मार्ट है जो कि तुम्हारा हेल्प भी कर सकेंगे, तुमको एक अच्छा कॉम्पिटिशन मिलेगा और तुम एक्चुअली में अपने प्रिपरेशन में फोड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे प्रिपरेशन का लेवल उस तरीके का होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बस वहीं चले जाते हैं जहाँ पे उनके फ्रेंड्स जा रहे होते हैं एंड बाद में पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, बाद में सीनियर्स और टीचर से डिस्कस करते हैं। तो प्लीज गाइज ये डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना। बेस्ट तरीका क्या है किसी भी कोचिंग को ढूंढने का, वो मैं बता देता हूँ कि तुम जिस भी कोचिंग को ज्वाइन करने का सोच रहे हो ना, पहले ये फाइंड आउट करो कि वहां से कौन कौन पढ़ के निकले, किस बैच से पढ़ के निकले हैं। क्या तुम उस बैच का टारगेट अगर लेकर जा रहे हो तो तुम उस बैच में एक्चुअली जा सकते हो? क्या पता कि वो बहुत ही टॉप बैच में होंगे एंड टॉप बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाते होंगे एंड तुमको तुम्हारे स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे जो बैच मिल रहा है वो बहुत नीचे का बैच है एंड वो बैच अच्छा ही नहीं है। तो तुमको करना ये होगा कि तुम पहले तो एक सीनियर को ढूंढो उस कोचिंग से एंड फिर ये देखो कि जिस बैच में वो सीनियर थे क्या तुम उसी बैच में जाने वाले हो। अगर नहीं तो फिर तुम जिस बैच में जाने वाले हो उसके आसपास के सीनियर से कंसल्ट करो। अब इसके ऊपर मैंने भी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है कि हाउ टू सेलेक्ट योर जेई कोचिंग। प्लीज उस वीडियो को चेकआउट करना, डेफिनेटली तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी रिगार्डिंग कि एक्चुअली में कौन सा कोचिंग तुमको सेलेक्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जेई इज अ मैराथन एंड नॉट अ स्प्रिंट। देखो बहुत सारे बच्चे इस चीज में फंस जाते हैं ना कि बहुत सारा पढ़ाई करेंगे, 15-15 घंटे पढ़ेंगे जाके कोटा एंड उसके बाद आराम से आईआईटी मिल जाएगा, लेकिन नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता है। होता क्या है ना कि जब भी तुम अपना प्रिपरेशन शुरू करते हो ना, तुम इनिशियली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो, तुम इनिशियली बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, बट धीरे धीरे वो ना घटने लगता है। तो तुमको ये स्ट्रैटेजी अपनाना है कि भाई मुझे ना कंसिस्टेंसी पे काम करना है, मुझे 2 साल लगातार बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब 2 साल आने वाला, हर दिन में अगर 10 घंटा भी पढ़ूँ ना तो बहुत है, मोर देन इनफ है। इंस्टेड ऑफ ये करना कि इनिशियली 1 महीने पढ़ रहे हैं 15 घंटे 16 घंटे, उसके बाद फिर पढ़ ही नहीं रहे। डे 1 से लेके एग्जाम देने तक तुमको एकदम कंसिस्टेंट स्पीड से हर दिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो बट हर दिन पढ़ो, ठीक है। 8 घंटे की पढ़ाई एवरी डे इज वे बेटर देन किसी एक दिन 16 घंटे की पढ़ाई एंड बाकी दिन 2-2 घंटे की पढ़ाई, ठीक है। इसके साथ साथ अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका प्रिपरेशन अभी शुरू हुआ है, तुम आसपास अपने बच्चों को देख रहे हो कि यार इनको तो टेस्ट में मेरे से बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, अब ये तो आईआईटी चले जाएंगे, मेरा तो नहीं होगा। नहीं गाइज, इनिशियली जो टेस्ट होता है ना वो बस ऐसे ही होता है। मतलब इनिशियल टेस्ट से तुम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कौन आईआईटी में जाने वाला है, कौन आईआईटी में नहीं जाने वाला है। अभी 2 साल बाकी होने वाला है, समझ रहे हो। 2 साल में कहाँ से कहाँ तुम पहुंच सकते हो तुमको अंदाजा भी नहीं है। प्रिपरेशन को प्रिपरेशन बोलते ही इसलिए ताकि तुम अपने वीकनेसेस पे काम करके उनको स्ट्रांग बना पाओ, राइट। तो अभी जो तुम्हारे इनिशियल टेस्ट में जो टॉप कर रहा है जो बच्चा, वो आईआईटी में चले जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जो बच्चा अभी फेल कर रहा है वो आईआईटी नहीं जा पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी होता है कि जो अभी कम मार्क्स लेकर आ रहा है वो एक्चुअली अगले 2 साल बहुत ही कंसिस्टेंटली अपना मेहनत करता है पढ़ाई में और एक्चुअली आईआईटी में पहुंच सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने खुद देखे। तो प्लीज जेई को हर दिन पढ़ना है, उसको एक मैराथन की तरह ट्रीट करना है, एक रेस की तरह ट्रीट नहीं करना है कि हाँ 100 मीटर भाग लिए तेज हो गया। पॉइंट नंबर 3, चेंज योर हैबिट्स फॉर द नेक्स्ट 2 years। देखो गाइस, अब तक तुमने 10th तक पढ़ाई की होगी, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो गए, शायद स्कूल में टॉप वगैरह भी करते होगे, मुझे नहीं पता, बट तुमको ये समझना होगा कि 10th की पढ़ाई और 11th-12th की पढ़ाई, जेई की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अलग है एंड तुमको उसके लिए अपने कुछ बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, नई आदतों को डेवलप करना पड़ेगा जो कि तुम्हारा प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। अगर तुमने आज के डेट में 10th पास करा है तो ऑफकोर्स तुम्हारा
तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि तुम फ़ोन पे भी पढ़ाई करते होगे, और इसके बहुत सारे चांसेस है कि तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, फेसबुक अकाउंट होगा, तुम रैंडम गेम्स खेलते होगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते होगे, तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब कर रखा होगा, व्लॉग्स देखते होगे, गेमिंग स्ट्रीम्स देखते होगे, बहुत कुछ देखते होगे, राइट गाइज। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सैडली तुमको ये सारी हैबिट्स को छोड़नी पड़ेंगी। तुम जेई प्रिपरेशन में घंटों इंस्टाग्राम नहीं चला सकते, ना ही तुम ढेर सारा बिंज वॉच कर सकते हो यूट्यूब पे कंटेंट या फिर नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन पे। फॉर एग्जांपल मैं जब 12th में था ना, तो मैं लिटरली वो जो बटन वाले फोन्स नहीं होते हैं जिसमें कि स्क्रीन टच नहीं होता, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस कॉल कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो, वो यूज करता था। स्मार्टफोन था मेरे पास उस टाइम पे, बट वो मैंने मम्मी पापा को दे रखा था। तो आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो कभी कभी ना छोटी मोटी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं बड़े पिक्चर के लिए। तुम एक बार आईआईटी में चले गए ना, तो मेरे पास फोन होगा, टैबलेट होगा, बहुत कुछ होगा, जो चाहे वो करना, बट अभी के लिए प्लीज इन सब पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाओ और पढ़ाई पे फोकस करो। इनफैक्ट मैं तुमको देखो हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर दो, कोई जरूरत नहीं उसको चलाने का, कोई फायदा नहीं है। एंटरटेनमेंट वाले जितने प्लेटफॉर्म्स है ना भाई, सबको डिलीट कर दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुमको बहुत फ्रेश फील करने की जरूरत होती होगी, मूड लाइट करना होगा, तो उसके लिए तुम बाहर टहल के आओ, थोड़ा बहुत गेम खेल लो, वो तुम्हारे बॉडी को भी फायदामंद होगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज होंगे, तुमको बहुत ही पॉजिटिव फील कराएगा। ये फेसबुक इंस्टाग्राम चला के कुछ नहीं होने वाला है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। पॉइंट नंबर 4, यू नीड अ क्रेजी टाइम टेबल एंड शेड्यूल। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं ना जो कि प्रिपरेशन के बीच में ये कमेंट करते हैं कि भैया टाइम टेबल कैसे बनाए, शेड्यूल कैसे बनाए। अरे भाई तुम्हारा प्रिपरेशन अभी 6 महीने हो चुका है, तुमको अभी तक ये नहीं पता कि टाइम टेबल कैसे बनाए। किसी भी रैंडम तरीके से प्रिपरेशन करते रहेंगे, कोई प्लान ही नहीं है, बस जा रहे हैं कोचिंग आके पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से रियलाइज होता है कि बहुत सारा बैकलॉग आ गया है, प्रेशर आ रहा है टेस्ट का, अब जाके पूछते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाए। तो गाइस तुम्हारे सीनियर्स ने तो मेरी सुनी नहीं बहुत सारे, बट तुम अब जब डे 1 से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो तुमको टाइम टेबल को अभी से इंपॉर्टेंस देना होगा, ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि तुम्हारा टाइम टेबल जो है ना, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे, कि इनिशियली जो तुमने टाइम टेबल बनाया था वो 6 महीने के बाद शायद चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली शायद तुम तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे रहे थे, बट बाद में तुमको ये रियलाइज होता है कि यार तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तुमको केमिस्ट्री इनहेरेंटली समझ में बहुत ज़्यादा आता है, बट मैथ तुम्हारा बहुत वीक है, तो शायद तुम मैथ को ज़्यादा टाइम दे दोगे अपने टाइम टेबल में 6 महीने के बाद, और केमिस्ट्री का टाइम थोड़ा कम कर दोगे। तो टाइम टेबल चेंज होना लाजमी है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, बट टाइम टेबल होना ज़रूर चाहिए। अगर ऐसा भी होता है कि तुम टाइम टेबल बना रहे हो, तुम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो उसको ट्विक तुम कर सकते हो बार बार, बट टाइम टेबल अगर नहीं होगा तो ट्रस्ट मी तुम्हारा टाइम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट होगा, और तुमको पता भी नहीं चलेगा, अनलेस अंटिल वन फाइन डे यू विल वेक अप एंड यू रियलाइज कि अरे यार मेरा तो प्रिपरेशन अच्छे से हो ही नहीं रहा है, मुझे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, मैं तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा क्रिएट करके बैठा हूँ। तो ये सिचुएशन आने मत दो, अभी से एक टाइम टेबल बनाओ। एंड उसके लिए मैंने खुद डिटेल में बहुत सारे चैनल पे वीडियोस डाल रखी कि टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए जेईई प्रिपरेशन में। गो थ्रू दोज वीडियोस, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ट्रस्ट मी तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, और जब वो करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे केसेस भी बताए हुए हैं कि अगर तुम ऐसे बच्चे जो कि स्कूल भी जाने वाले और साथ में कोचिंग करने वाले हो तो तुमको क्या करना चाहिए, अगर तुम सिर्फ कोचिंग जाने वाले हो तो क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली चेकआउट करना बहुत हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 5, स्टे टिल द एंड विदाउट स्ट्रेस। देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच्चाई पता है क्या है, सच्चाई ये है ना कि 12 लाख से 15 लाख तक बच्चे जो होता है ना जेईई एग्जाम देते हैं, और उसमें से 60-70% ना बीच में ही हार मान लेते हैं कि यार मेरे से तो आईआईटी होने ही नहीं वाला। और अगर तुम इन बच्चों के लिस्ट में आते हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने अपने फ्रेंड का काम इजी कर दिया, क्योंकि कंपटीशन ही तुमने कम कर दिया, ठीक है। बट अगर तुमको खुद के लिए कुछ करना है ना, तो तुमको करना ये होगा कि तुमको ये देखना होगा कि यार मेरे आसपास के सारे बच्चे ना गिव अप कर देने वाले हैं, करने दो उनको गिव अप, क्योंकि मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ, और मैं लास्ट मोमेंट तक फाइट करूंगा नो मैटर व्हाट। प्रिपरेशन के बीच में डेफिनेटली तुमको मार्क्स कम आएंगे, तुमको बहुत स्ट्रेस होगा, घर वालों को प्रेशर आएगा, तुमको बहुत डिस्ट्रैक्शंस मिलेगा, गर्लफ्रेंड बन जाएगी शायद, फ्रेंड्स बोलेंगे यार घूमने चलते हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आएगा तो डिमोटिवेशन होगा, सब कुछ होगा। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। अगर तुम इससे मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे तो जब ये चीजें आएंगी ना, तो तुमको पता होगा यार मुझे ना ये डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर तुमने ये कर लिया ना तो तुम 60-70% बच्चों से ऑलरेडी आगे निकल जाओगे, समझ रहे हो। और सिंपल सी बात है यार कि अगर तुमने बीच में प्रिपरेशन छोड़ भी दिया तो एक्चुअली में तुम एग्जाम का ही वेट करोगे ना यार, कि हाँ यार अभी 1 साल बचा हुआ है, क्या करोगे तुम, टाइम पास, वही फालतू टाइम पास, इधर उधर घूमना, ये सब करोगे ना। बेटर ये भाई कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, कम मार्क्स आ रहा है, कम टेस्ट में कुछ भी हो रहा है, तुमको प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, अपना जी जान लगाते रहना है, ठीक है। अब ये थी कुछ बातें जो कि मैं अपने एक्चुअल भाई या बहन को बताता अगर वो जेईई का प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे होते। तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपना 200% दे दो भाई, क्योंकि ये समय लाइफ में ना वापस नहीं आने वाला है। जिंदगी में तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो आईआईटी में, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर तुमने अपना 150% दे दिया ना, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुमको क्या लगेगा, अरे यार मैंने अपना बेस्ट दिया, नहीं हुआ सिलेक्शन, इट्स ओके। क्योंकि अगर तुमने अपना 100% दिया होगा ना, तो इतना तो श्योर है भाई कि तुम इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में ही होगे, कोई रैंडम फालतू कॉलेज में नहीं होगे। बट अगर तुमने प्रिपरेशन अपना जी जान लगा के नहीं किया, तुम्हारा कैपेसिटी है बहुत अच्छा करने का, बट तुमने अपना बेस्ट दिया ही नहीं, कितना रिग्रेट होगा तुमको पता है। तुम किसी फालतू कॉलेज में बैठे हुए होगे कि शिट यार मेरे इतने सारे दोस्त इतने अच्छे कॉलेज में चले गए, उनका करियर इतना अच्छा होने वाला, और मैं कहीं 3rd क्लास कॉलेज में बैठा हुआ हूँ, अपनी ज़िंदगी को कोस रहा हूँ कि यार यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि वहाँ अगर पहुँच गए तो भाई 4 साल वहाँ रहने वाले हो, कोई स्कोप नहीं है तुम्हारे पास और कुछ।
तो प्लीज़ रिग्रेट नहीं करते हैं, अपना 150% देते हैं, उसके बाद जो होगा देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर तुम चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे जेई प्रिपरेशन को लेकर जो कि तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी फॉर श्योर। जेई जीतेंगे करके एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है यूट्यूब पे, जिस प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस डाल रखी है, डेफिनेटली उसको चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ साथ अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट है जेई प्रिपरेशन को लेकर, नीचे कमेंट जरूर करना, विल डेफिनेटली ट्राई कि उस कमेंट का रिप्लाई करें। अगर लगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की जरूरत है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो भी बना देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज ग्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।